हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं अभी सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम 24 जनवरी 2023 को कंप्लीट हो चुका है। तो आज के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सीडीपी का देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, उनकी आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इस बार सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी लेंदी हैं और साथ में वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं। ठीक है, आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, बट इन्होंने इसको घुमा फिरा करके लंबा बना दिया है। इसमें बेसिकली सिर्फ इतना पूछा है कि अगर दो लोगों के रंग, रूप और स्वभाव आदि में विभिन्नताएं हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वातावरणीय प्रभाव। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, वो होता है फ्रेंड्स किशोरावस्था की स्टेज में, एडोलेसेंस के दौरान। ठीक है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी आपको करवाया हुआ है। ये जो एडोलेसेंस की स्टेज है ना फ्रेंड्स, इससे भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। इसलिए आप किशोरावस्था की स्टेज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब आप पढ़ के जाएंगे। जैसे ये जो एडोलेसेंस है, किशोरावस्था, इसको स्टेनली हॉल ने तूफान एंड तनाव की अवस्था कहा है। सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिए। ठीक है, अब जो स्टेनली हॉल है ना, उन्होंने एक बुक लिखी है किशोरावस्था के नाम से ही, एडोलेसेंस नामक एक बुक लिखी है। उसके बाद आप कहेंगे किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिस स्टेज में बच्चे के अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चे के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं, यानी कि पहचान का संकट बच्चे के अंदर आता है। और ये चीज़ कौन कहता है, ये कहते हैं एरिक एरिक्सन। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए और ये सब मैंने आपको थियोरी में बताया हुआ है। तो किशोरावस्था की स्टेज फ्रेंड्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो वो होते हैं फ्रेंड्स परिवार एवं पड़ोस। ठीक है, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है, सामाजिकरण से जो क्वेश्चन बन रहा है ना, एक क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी कौन सी है। तो बच्चे के सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी फ्रेंड्स परिवार होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले सेकंड एजेंसी कौन सी है, तो वो होती है फ्रेंड्स, या तो ऑप्शन में पड़ोस लिखा होगा या फिर स्कूल लिख करके भी आ सकता है। ठीक है, स्कूल एंड पड़ोस जो हैं बच्चे के सोशलाइजेशन की सेकंड एजेंसी होती हैं। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। उन्होंने कहा है आत्मीकरण। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब मैंने आपको पढ़ाया था फ्रेंड्स पियाजे की थियोरी में, आत्मीकरण क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या है। इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि इनके अंदर से क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। अभी हम ज़्यादा डिटेल्ड थियोरी में नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। तो वो स्टेज होती है फ्रेंड्स अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, जो पियाजे हैं ना, इन्होंने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई थी, यानी कि विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसको मैंने आपको न्यूमोनिक बना करके याद करवाया था, SPCF। एस फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है,
तो ये जो एफ है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल लास्ट स्टेज, ये होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसी स्टेज में बच्चा परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करना स्टार्ट कर देता है। और इंग्लिश में लिख करके आएगा हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर कौन सी स्टेज में आती है, तो ये वही है अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? वो होते हैं फ्रेंड्स किशोरावस्था में, एडोलेसेंस की स्टेज में। ठीक है, अब वाइगोत्स्की को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। बेसिकली मैं आपको 3 साइकोलॉजिस्ट बताऊंगी। सबसे पहले जीन पियाजे हैं, दूसरा वाइगोत्स्की हैं, एंड तीसरे कोहलबर्ग हैं। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन तीनों साइकोलॉजिस्ट को आपने अच्छे से पढ़ लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि इनसे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं ना। सीडीपी ले लीजिए, हिंदी की पेडागोजी ले लीजिए, इंग्लिश की पेडागोजी ले लीजिए, हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको आप ज़रूर से पढ़ के जाना। तो वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। जो रिपीटेड शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इन्होंने 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को। ठीक है, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगर वाइगोत्स्की को लेकर के कोई क्वेश्चन आ जाए और पॉजिटिव चीज़ आपसे पूछी हो और ऑप्शन में समाज, संस्कृति या भाषा से रिलेटेड कुछ भी दिया हो ना, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन बना है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो आंसर हो गया सामाजिक। वहाँ पर या तो सामाजिक दिया होगा, या तो एक ऑप्शन में भाषा दिया होगा, या फिर संस्कृति दिया होगा। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर सही होंगी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कोहलबर्ग से क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था ये तीनों साइकोलॉजिस्ट आपको पढ़ के जाने हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस तरह से? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, बच्चों को शामिल करके। ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते हुए एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो आंसर है अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, अब देखिए जो कोहलबर्ग है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, मोरालिटी की थ्योरी दी थी इन्होंने। उस थ्योरी में 3 लेवल बताए थे और 6 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, उन 3 लेवल में से पहला लेवल था फ्रेंड्स प्री कन्वेंशनल, दूसरा था कन्वेंशनल और तीसरा था पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, यानी कि प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत स्तर हो गया, कन्वेंशनल परंपरागत स्तर हो गया, एंड पोस्ट कन्वेंशनल आपका उत्तर परंपरागत स्तर हो गया। ठीक है, अब इनको भी इन्होंने 2-2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। जैसे प्री कन्वेंशनल है, इसको 2 स्टेज में डिवाइड किया है। कन्वेंशनल के भी दो स्टेज बताए हैं और पोस्ट कन्वेंशनल के भी 2 स्टेज बताए हैं। तो इसका मतलब टोटल 3 लेवल हो गए और 6 स्टेजेस हो गई। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स इनके अंदर इन्होंने जो जो चीज़ें बताई हैं ना, वो सारी आप पढ़ के जाना। मैंने आपको थ्योरी करवाई हुई है, उनके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो आंसर होगा बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। ठीक है, ये जो प्रगतिशील शिक्षा है ना फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं जॉन डीवी। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, तब आप कहेंगे जॉन डीवी हैं, और इसीलिए इन्होंने शिकागो में प्रोग्रेसिव स्कूल भी खोले थे। ठीक है, जहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग की बात हुई थी, यानी कि करके सीखने पर इन्होंने बल दिया था। कहा था कि बच्चे जो हैं क्रियाएं करके सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके। ठीक है, यानी कि बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाना, बच्चे की नीड, उसकी रुचि, उसका लेवल, हर चीज़ के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? ये दी थी फ्रेंड्स कॉल्विन ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये आंसर बताने से पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता देती हूँ। ये जो बुद्धि है ना, इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं सीडीपी में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था उसके अंदर से।
सबसे पहले ध्यान रखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल थियोरी दी है इंटेलिजेंस की। अब इन्होंने कहा है बुद्धि जो है 8 प्रकार की होती है। अब ये जो 8 प्रकार इन्होंने बताए हैं, आपने ये भी पढ़ के जाने हैं, इनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सब मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है फ्रेंड्स। चलिए पहले इसे देख लेते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम है सामान्य मानसिक योग्यता एंड द्वितीय है विशिष्ट मानसिक योग्यता। बेसिकली ये है कि जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, यानी कि बाई फैक्टर थियोरी है, इसमें यह कहा था बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी है। एक है जनरल फैक्टर और एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। और ये किसने कहा था? ये कहा था स्पीयरमैन ने, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्कूल शिक्षा के लिए कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करेगा? तो वो करेगा फ्रेंड्स एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज़ादी के बाद प्रस्तुत की गई कौन से क्रम की शिक्षा नीति है? तो वो है फ्रेंड्स तीसरे क्रम की, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, ठीक है, बोझ के बिना शिक्षा, ये आप ध्यान रखेंगे। लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो वो त्रुटि हो सकती है विकासात्मक त्रुटि, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स कुछ चीज़ें और बता देती हूँ, जैसे मातृभाषा है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बने हैं, बेसिकली हिंदी पेडागोजी में बहुत बने हैं। जो मदर टंग होती है ना, उसको डिस्करेज नहीं करना, उसको एनकरेज करना है। सबसे पहले मदर टंग को अच्छा माना जाता है। बच्चा अगर स्कूल में आकर मदर टंग पे बात करता है अपनी मातृभाषा में, तो उसको डांटना नहीं है, बल्कि उसको एक्सेप्ट करके चलना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि जेंडर बायसनेस। इसको आप जेंडर स्टीरियोटाइप भी कह सकते हैं और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना। अब देखिए एकल गायन प्रतियोगिता है ना, गायन प्रतियोगिता में ओनली लड़कियों को ही वहाँ पर चूज़ किया जा रहा है, लड़कों को नहीं। तो सीधा सीधा मतलब है ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह सिद्धांत संबंधित है फ्रेंड्स वैयक्तिक विभिन्नता से, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आंसर होगा बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? तो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा फ्रेंड्स निबंधात्मक प्रश्नों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? वो है फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी को एक साथ लेकर पढ़ाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स पठन विकार। देखिए एक है डिसलेक्सिया, एक होता है डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसफेजिया, अफेजिया। तो ये बहुत सारे विकार होते हैं फ्रेंड्स अधिगम में। ये सारे विकार मैंने एक सिंगल वीडियो में आपको करवाए हैं, अप्रॉक्स 10 मिनट की वीडियो है ओनली। अगर आप उस सिंगल वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपको ये सारे अधिगम विकार समझ में आ जाएंगे। अब ये जो अधिगम विकार हैं फ्रेंड्स, ये आपके हिंदी पेडागोजी में भी इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश पेडागोजी में भी इम्पॉर्टेंट है, सीडीपी में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और संस्कृत में भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब जैसे यहाँ पर डिसलेक्सिया है, ये पठन विकार हो गया, यानी कि इसमें बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। अब अगर आपसे पूछ ले डिसग्राफिया, तब आप क्या कहेंगे? डिसग्राफिया में क्या होता है, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ऐसे ही अगर पूछ ले अफेजिया, तो अफेजिया में क्या होता है, बच्चे को
बोलने में प्रॉब्लम आती है, भाषा संबंधी विकार होता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं, आप उन्हें देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है? तो वो है फ्रेंड्स उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सिखाने पर बल दिया जाता है? तो वो है फ्रेंड्स खेल के माध्यम से। आपने सुना होगा किंडरगार्टन स्कूल्स, तो वहाँ पर खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए और उस क्लासरूम में टीचर एंड स्टूडेंट दोनों ही सक्रिय होने चाहिए, दोनों ही एक्टिव होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने टैग वर्ड का एक पीडीएफ बनाया था जिसमें पॉजिटिव टैग वर्ड भी आपको बताए थे और नेगेटिव भी। वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा। अगर आपने वो पीडीएफ देखा है ना, तो आपकी पेडागोजी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पेडागोजी में टैग वर्ड्स बहुत काम करते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ मेरे पास जितने भी नोट्स होते हैं वो मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके पास इम्पॉर्टेंट नोट्स पहुंच सकें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो यहाँ पर पेपर 2 के स्टूडेंट हैं ना सीटेट में, और मैथ्स और साइंस स्ट्रीम से हैं, तो मैंने साइंस में आज तक के पूछे गए सारे न्यूमेरिकल एक पीडीएफ में बना करके उनका सॉल्यूशन करके आपको टेलीग्राम पर भेजा हुआ है। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा, क्योंकि साइंस में एक न्यूमेरिकल हमेशा बनता है। ठीक है, तो आप वो पीडीएफ ज़रूर देख के जाना, वहाँ पर सारे न्यूमेरिकल हैं। अगर आप उतने न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना सारे, तो आपका जो एक न्यूमेरिकल साइंस में पूछा जाता है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगी, आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो आंसर होगा फ्रेंड्स साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे कि ट्रॉफी देकर के। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है, देखिए क्वेश्चन है आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि उनको अगर रिवॉर्ड दे दिया जा रहा है तो वो तो बाह्य अभिप्रेरणा हो गई, आंतरिक थोड़ी हुआ। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आंतरिक में भी रिवॉर्ड दिए जा सकते हैं, बट पहले बच्चे की रुचि देखी जाती है, बच्चे की रुचि पैदा करनी होती है, और अगर बच्चे ने उसमें रुचि ले ली और उसने अच्छा कर लिया, तब आप उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिए छोटी बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं 15 मार्क्स, देखिए ये पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पेपर 2 में क्या होता है कि आपका 10 मार्क्स का पेडागोजी रहता है एंड 20 मार्क्स का आपका कंटेंट रहता है सॉल्व करने वाला। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में छोटी बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, स्थानीय मान से रिलेटेड हैं, प्रतिलोम से संबंधित प्रश्न हैं, समबाहु त्रिभुज से संबंधित हैं, आयत से संबंधित प्रश्न हैं, परिमाप हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याओं से संबंधित हैं, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है, भिन्न से संबंधित हैं, प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी पेडागोजी रहती है ना 10 मार्क्स की, उसमें वैन हीले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, एनसीएफ 2005 से पूछा है और एनईपी 2020 से पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे निपुण भारत है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इस बार सीटेट में ये नया टॉपिक है फ्रेंड्स। इससे पहले तक इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं आया है सीटेट में, बट 2023 में इससे आ रहा है। इसीलिए 4 या 5 दिन पहले इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक सिंगल वीडियो बनाया है, वो अप्रॉक्स 2 से 2,500 स्टूडेंट्स ने देख लिया है। आप लोग भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में देखिए, जैसे कि आप जानते हैं एक गद्यांश रहता है, एक पद्यांश रहता है, साथ में 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है। ठीक है, तो देखिए शाब्दिक शब्द में प्रत्यय, इक प्रत्यय, जैसे आप जानते हैं 15 मार्क्स का आपका गद्य और पद्य रहता है, तो उन्हीं के अंदर से कोई शब्द उठा करके उससे आपकी 2-3 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है, यानी कि व्याकरण। तो व्याकरण में देखिए प्रत्यय पूछा गया है, संधि से संबंधित पूछा गया है। ठीक है, अब अगर हम देखें
तो यहाँ पर जो पेडागोजी है, पेडागोजी में डिसलेक्सिया से रिलेटेड क्वेश्चन, डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन संबंधी विकार, रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है, बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंग्वलिज्म से भी क्वेश्चन है, संप्रेषण से क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन से, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन जो है LSRW से बन रहे हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों भाषाई कौशल मैंने आपको अच्छे से करवाए थे, इनके अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही NCF 2005 से, NEP 2020 से वाचन और पठन से संबंधित, देखिए ये वही हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन्हीं के अंतर्गत हैं ये, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा और कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में देखिए पैसेज रहता है और एक पोयम रहती है, आप जानते हैं 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी रहता है। तो पेडागोजी में स्टीफन क्रैशन से क्वेश्चन बन रहे हैं और वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो स्टीफन क्रैशन है ना, ये भी आप पढ़ लेना, मैंने आपको करवाया हुआ है। इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी हैं। बेसिकली इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी है ना, ये कहते हैं कि बच्चा सेकंड लैंग्वेज को इजीली एक्वायर कर सकता है फर्स्ट लैंग्वेज की तरह ही, बट तब कर सकता है जब उसको इनपुट रिच एनवायरनमेंट मिले तो, ठीक है, ये इसमें कहा गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स ऐसे ही मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगी और साथ में जो अपकमिंग सीटेट है ना, आने वाला सीटेट, उसकी प्रिपरेशन करेंगे हम जम करके। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।